हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित सैनी एंड यू आर वाचिंग द मेंटर्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1 एंड दिस विल बी द फोर्थ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशंस। तो करते हैं स्टार्ट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। show that this function fx is continuous at x equal to pi by 2। ठीक है, तो हमें एक फंक्शन गिवन है और उस फंक्शन में क्या है कि एक कांस्टेंट इन्वॉल्व है k, जिसकी कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हमें ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है ना, वो फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से करेंगे। भाई सबसे पहली बात ये कि कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो हम लोगों ने देखा था इससे पहले वाली वीडियोस में कि अगर कोई फंक्शन x इक्वल टू पाई बाई 2 पर कंटिन्यूअस होता है, इसका मतलब LHL, RHL और उस फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू, तीनों ही वैल्यूज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वही कंसेप्ट अब हम लोग यूज करने वाले हैं। तो यहां पर भी हमें LHL, RHL और f ऑफ a तीनों ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है। देखें किस तरीके से करेंगे। देखो अगर हम लोग बात करते हैं सॉल्यूशन की, ठीक है, क्योंकि देखो हमें पाई बाई 2 पर कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो इसीलिए हम पाई बाई 2 को a कंसीडर कर लेते हैं। देखते हैं, तो मैंने क्या किया, कंसीडर किया a इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं LHL की। ठीक, तो LHL की डेफिनेशन होती है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 है ना, f a की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 2 और माइनस h। तो f पाई बाई 2 माइनस h की वैल्यू हमें चाहिए, है ना, लेकिन f पाई बाई 2 माइनस h की वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो फंक्शन की जो स्लैब्स है ना, फंक्शन की स्लैब्स जो डिफाइन है वो डिफाइन करती है x की वैल्यू। बोल रहा है कि फंक्शन की वैल्यू 3 होगी अगर x की वैल्यू पाई बाई 2 है, और अदरवाइज क्या होगी, ये वाली वैल्यू हमें यूज करनी है। तो देखो ये जो पाई बाई 2 माइनस एच है, तो ये तो पाई बाई 2 है नहीं, क्योंकि पाई बाई 2 से कुछ तो सब्ट्रैक्ट हुआ जो h है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पाई बाई 2 माइनस एच जो है वो आएगा इस वाली स्लैब के अंदर, और अगर इसके अंदर आएगा तो फंक्शन की डेफिनेशन ये वाली यूज करेंगे। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे भाई, लिमिट h टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं। f देखो ये जो है ना पाई बाई 2 माइनस एच, इसको हमें एफ एक्स के अंदर x के जगह पर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो वैल्यू हमें मिलेगी, वैल्यू हमें मिलेगी k cos x ना, x के जगह पर हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच डिवाइडेड बाई, यहां पर हो जाएगा पाई माइनस 2, और x के जगह पर हम लोग यूज करेंगे पाई बाई 2 माइनस एच। ठीक है, इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा k साइन h अपॉन पाई माइनस पाई, और ये हो जाएगा प्लस का 2h। ठीक है, पाई से तो पाई कैंसिल, तो जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू हमारे पास बचेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 और k साइन h। ठीक है, अपॉन में हो जाएगा 2h। ठीक, अब देखो ये जो k बाई 2 है ये है कांस्टेंट, क्योंकि हमारे पास जो लिमिट है वो सिर्फ किसकी है, h की है। इसका मतलब k बाई 2 कांस्टेंट है, और अगर k बाई 2 कांस्टेंट है तो हम इसे लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या कि इस लिमिट को हम लिख सकते हैं k बाई 2 लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, और इसका फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1, तो हम इसके जगह पर 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो देखो ये हो जाएगा k बाई 2 इंटू 1। तो LHL हम लोगों ने देखी कितनी आ गई, LHL हम लोगों के पास आ गया k बाई 2। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से हम लोग RHL को भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भाई, करते हैं RHL को कैलकुलेट। RHL का फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h होता है।
अब a की वैल्यू अपने पास क्या है, a की वैल्यू π/2 है, रख दो फिर a के जगह पर, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। अब देखो π/2 प्लस h जो है वो भी इसी डेफिनेशन इस वाले स्लैब के अंदर आएगा, इसका मतलब फंक्शन हम ये वाला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 k cos x के जगह पर आ जाएगा π/2 प्लस h अपॉन, और यहां पर कितना हो जाएगा पाई माइनस 2x, पाई माइनस 2 और x के जगह ये डाल दोगे π/2 प्लस h। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, देखो क्या मिलता है। तो भाई ये तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा k साइन h, वो भी माइनस का साइन h, डिवाइडेड बाई ये बचेगा पाई माइनस 2h। ठीक है, अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमें देखो क्या मिलेगा कि भाई RHL की हम लोग बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h और साथ में k भी होगा अपॉन 2h। ठीक है, k साइन h माइनस 2h नीचे बचेगा, नीचे वाले माइनस से ये वाला माइनस हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो k/2 है कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अंदर बचेगा सिर्फ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, जिसकी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, तो इसके जगह पर हम 1 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर देते हैं 1 सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा k/2 और ये हो गया 1, तो RHL की वैल्यू हम लोगों के पास क्या आ जाएगी, RHL की वैल्यू k/2 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करते हैं f ऑफ a। ठीक है, f ऑफ a मतलब कि f ऑफ π/2। अब देखो π/2 पर जो वैल्यू हमें गिवन थी, π/2 पर इस फंक्शन की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, वैल्यू 3 है, तो हम यहां पर 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो f ऑफ a अपने पास कितना आया 3 आया। ठीक है, तो अभी तक हमने LHL RHL और f ऑफ a को कैलकुलेट किया। अब इसने हमसे बोला था कि ये फंक्शन x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस है, और अगर ये कंटिन्यूअस है इसका मतलब LHL RHL और f ऑफ a तीनों को इक्वल होना पड़ेगा। क्यों हुए तीनों इक्वल, क्योंकि f जो है वो क्या है कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अब इसका मतलब तो ये हुआ भाई LHL कितना है, LHL तो k/2 है, तो यहां पर k/2 डाल देंगे। RHL कितना है, RHL भी k/2 है, इसके जगह भी k/2 डाल देंगे, और f ऑफ a जो है ना, f ऑफ a हम लोगों के पास है 3, तो यहां पर डाल देंगे 3। ठीक है, अब देखो ये दोनों पार्ट तो इक्वल हैं, है ना, तो जो बचे हुए दो डिफरेंट पार्ट हैं उन दोनों को हम लोग लेकर चलते हैं। यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, k/2 इक्वल टू 3 ले सकते हैं, जहां से k की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 6 मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फंक्शन जो गिवन फंक्शन है वो x इक्वल टू π/2 पर कंटिन्यूअस हो, इसका मतलब क्या होगा, वहां पर k की जो वैल्यू है, k की वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए 6। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 30, देखें, बोलता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। दो वेरिएबल हैं a और b जिसकी हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, सो दैट दिस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब ये कि अगर ये जो गिवन फंक्शन है ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो, तो हमने a और b जो इस फंक्शन की डेफिनेशन में इन्वॉल्व हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से करने वाले हैं देखें, देखो अगर मैं इस फंक्शन की बात करता हूं तो क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। इसका मतलब इस फंक्शन के डोमेन का कोई भी पॉइंट में सेलेक्ट करूं और उस पॉइंट पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करूं, तो ये फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग a और b की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे देखते हैं, चलो। अच्छा, यहां पर जो हम कंटिन्यूटी की बात करेंगे ना, वो करेंगे सिर्फ दो पॉइंट्स के ऊपर, एक 2 और एक 10। ठीक है,
तो यहां पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी की जो बात करेंगे हम सिर्फ 2 पॉइंट पर बात करेंगे, एक तो 2 और एक 10। ठीक है, किस तरीके से देखें, क्योंकि देखो अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूं, लिख देते हैं, देखो सिंस f इज कंटिन्यूअस देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड 10। क्योंकि भाई f एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है और कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन से क्या होना चाहिए, ये 2 और 10 दोनों ही पॉइंट्स पर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो हम पहले 2 की बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं बात करता हूं एट x इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 पर देखो क्या होगा, मैं क्या करता हूं, इस x को सपोज कर लेता हूं x0। ठीक है, अगर मैं x की बात करूं तो मैंने कर लिया भाई x0 इक्वल्स टू 2 सपोज। ठीक, अब मैं बात करता हूं LHL की, तो LHL का जो फॉर्मूला होता था वो होता था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x0 माइनस h। ठीक है, x0 की जगह हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम x0 की जगह 2 रख देते हैं, तो ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब ये जो f ऑफ 2 माइनस h है, ये 2 माइनस h जो है ये है 2 से स्मॉलर वैल्यू, और 2 से स्मॉलर वैल्यू के लिए फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इसका मतलब ये हुआ कि LHL की वैल्यू भाई हम लोगों के पास आ गई 5। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग इसके लिए RHL अगर कैलकुलेट करें तो भाई RHL क्या होगा, देखो अगर मैं RHL की बात करता हूं तो RHL होना चाहिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं भाई, x0 की बात कर रहे हैं, तो x0 प्लस h। अब x0 देखो x0 है कितना, तो x0 हम लोगों के पास है 2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस h, है ना, और ये जो 2 प्लस h है ना ये आता है 2 से बड़ा है, इसका मतलब इस वाले स्लैब में आएगा। तो फंक्शन की वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं ax प्लस b, तो हम क्या करेंगे, इसके जगह लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 a, x के जगह पर आ जाएगा 2 प्लस h और प्लस b। ठीक है, अब देखो h की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो हम h के जगह पर रख देंगे 0, तो RHL हमारे पास कितना आ जाएगा भाई, इस वाले केस में हमारे पास RHL आ जाएगा भाई, ये तो हो गया 2a प्लस b, तो RHL अपने पास आ जाएगा 2a प्लस b। ठीक है, इसके बाद हम लोग f ऑफ x0 कैलकुलेट करते हैं। देखो अगर मैं f ऑफ x0 की बात करता हूं तो f ऑफ x0 का मतलब हो जाएगा f ऑफ 2। अब f ऑफ 2 देखो कितना होगा, 2 है, x की वैल्यू 2 है, 2 देखो कौन से पार्ट में इंक्लूडेड है, तो 2 देखो पहले वाले पार्ट में इंक्लूडेड है क्योंकि यहां पर इक्वल टू है, तो यहां से पता चला कि f2 की वैल्यू कितनी होगी, 5। इसका मतलब fx0 हमारे पास कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें ये पता है कि f जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 2, अगर ये x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है इसका मतलब LHL, RHL और f ऑफ 2 तीनों ही इक्वल होने चाहिए। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी हम लोग यहां यूज करते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ कि LHL, RHL और f ऑफ x0 इक्वल होने चाहिए। अब देखो LHL जो था वो हमारे पास कितना था, वो तो 5 था, RHL जो है वो कितना है, RHL 2a प्लस b है, और अगर f ऑफ x0 की बात करें तो f ऑफ x0 कितना है, 5 है, तो मैंने यहां पर 5 रख दिया। ठीक है भाई, अब देखो ये दोनों पार्ट तो इक्वल हैं, तो इन दोनों को लेने का कोई प्रॉफिट है भी नहीं, तो जो बचे हुए पार्ट है उन दोनों को मैं ले लेता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं यहां से डायरेक्टली लिख सकता हूं 2a प्लस b इक्वल टू 5 होना चाहिए, जिसको कि मैंने क्या कंसीडर किया, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो यहां तक की कहानी हुई पहले वाले पार्ट की, पहले वाले पॉइंट x इक्वल टू 2 की। अभी एक और पॉइंट है x इक्वल टू 10, जिस पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल सेम। देखो अगर मैं बात करता हूं x इक्वल टू 10 की, तो सीधे सीधे LHL कैलकुलेट करेंगे। LHL का फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 10 माइनस h। ठीक है, इस बार मैंने थोड़ा डायरेक्टली लिखा, जैसे देखो 2 पर कैलकुलेट कर रहे होते थे f ऑफ 2 माइनस h आता था, ऐसे ही 10 पर कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ 10 माइनस h। ठीक है,
तो ये जो x के जगह पर है 10 माइनस एच, तो ये तो 10 से स्मॉलर वैल्यू है। 10 से स्मॉलर वाला जो स्लैब है वो है ये, तो इसमें कितना है ए एक्स प्लस बी, तो हम इसको लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 a x के जगह पर 10 माइनस एच प्लस बी। अब देखो h की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0, h की लिमिट 0 होनी चाहिए, तो 0 सब्स्टिट्यूट करो, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 10a प्लस बी। ठीक है, तो LHL अपने पास आया 10a प्लस बी। इसी के साथ साथ अगर हम RHL भी कैलकुलेट करें तो RHL की डेफिनेशन क्या होगी भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 10 प्लस एच। 10 प्लस एच क्यों, क्योंकि हम 10 पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 10 प्लस एच वाली वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 10 प्लस मतलब 10 से लार्जर, जो कि इस वाले स्लैब में आता है, तो इसमें वैल्यू कितनी है 21, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 21, तो RHL अपने पास आ गया 21। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखो क्या करेंगे, देखो x इक्वल टू 10 की हम लोग बात कर रहे थे, जिसके लिए हमने LHL और RHL दोनों को ही कैलकुलेट कर लिया। अब LHL भी आ गया, RHL भी आ गया, तो एक चीज बची fx नॉट, जिसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम f ऑफ x नॉट मतलब f ऑफ 10 की बात करें तो 10 इंक्लूडेड है इस वाले केस में, जिसकी की वैल्यू क्या है 21। ठीक है, तो LHL आ गया, RHL आ गया, f ऑफ 10 भी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये फंक्शन हमें गिवन था कि x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है। ठीक है, लिख देंगे चूंकि f is continuous at x is equals to 10, therefore LHL, RHL और f of a तीनों ही वैल्यूज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखो LHL कितना है हम लोगों के पास 10a प्लस बी है, RHL कितना है 21 है, और ये भी 21 है, तो हम यहां से लिख सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू 21, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेता हूं। अब हमसे तो क्या पूछा था, ए और बी की वैल्यूज पूछी थी, तो ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21, और ये हो जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 8a इक्वल टू 16, मतलब कि a इक्वल टू 2। और ये जो a की वैल्यू 2 मिली है ना, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो बाई 1 हमें क्या मिलेगा, बाई 1 हमें मिलेगा 2a, a मीन्स 2 प्लस b इक्वल टू 5, मतलब b की वैल्यू हमें मिलेगी 1, तो a इक्वल टू तो हो गया 2 और b की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, उसके बाद करते हैं अगले क्वेश्चन की बात, लिखें। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 34 कि फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1। ये जो फंक्शन है इसकी हमें क्या करने हैं, जितने भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट करते हैं उन सबको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमें ये तो पता हो कि वो कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जिन पर हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन चेक करने वाले हैं। क्योंकि अगर इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स and it is practically impossible to check the discontinuity of this function at every real number। तो हम लोग क्या करते हैं, वो पॉइंट्स प्रोबेबली वो पॉइंट्स सेलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जो डिसकंटिन्यूअस वाले पॉइंट इस फंक्शन के लिए हो सके। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर मैं इस फंक्शन को कैरेक्टराइज डेफिनेशन की फॉर्म में लिख पाया, स्लैब्स की फॉर्म में लिख पाया, तो वो वाले पॉइंट्स जहां पर डेफिनेशन इस फंक्शन की चेंज होगी वहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता है प्रोबेबली। लेकिन अब बात आती है इसको हम कैरेक्टराइज्ड फॉर्म या फिर स्लैब वाली जो फॉर्म होते हैं उसमें किस तरीके से लिखेंगे। तो भाई इसको लिखने के लिए हम लोग यूज करेंगे मॉड एक्स की डेफिनेशन को। तो अगर हम मॉड एक्स की डेफिनेशन की बात करें तो मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है x अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो
और माइनस एक्स अगर एक्स इज लेस देन 0 हो। ठीक है, अगर इसी डेफिनेशन का यूज करते हुए मैं लिखना चाहूं डेफिनेशन ऑफ मॉड एफ एक्स की, मॉड एफ एक्स की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि भाई मॉड एफ एक्स की डेफिनेशन क्या होगी, एफ एक्स होगी अगर एफ एक्स मेरा नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और इसकी वैल्यू माइनस एफ एक्स होगी जब हमारा क्या हो, एफ एक्स नेगेटिव हो। ठीक है, अब इस चीज का मतलब क्या हुआ वो हम लोग देखने वाले हैं। देखो जरा, अच्छा देखो, अगर इसका यूज करते हुए मैं लिखना चाहूं कि भाई मॉड एक्स प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो मॉड एक्स प्लस 1 कितना होगा, मॉड एक्स तो ये है, अगर मैं मॉड एक्स प्लस 1 की वैल्यू चाहूं तो वो होगी एक्स प्लस 1 अगर एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और माइनस एक्स प्लस 1 अगर एक्स प्लस 1 लेस देन 0 हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई ये एक्स प्लस 1 होगा अगर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1 हो। ठीक है, और माइनस एक्स प्लस 1 इसकी वैल्यू होगी अगर एक्स लेस देन माइनस 1 हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मॉड एक्स प्लस 1 की बात करता हूं तो इसकी वैल्यू होती है एक्स प्लस 1 अगर हम माइनस 1 और उसके राइट की बात करें। ठीक है, माइनस 1 और नंबर लाइन पर उसके राइट की बात करें तो इसका मतलब वहां पर हमें फंक्शन लेना होता है मॉड एक्स प्लस 1 की वैल्यू एक्स प्लस 1। और अगर हम बात करते हैं माइनस 1 से छोटे वाले नंबर्स की, मतलब नंबर लाइंस पर माइनस 1 से लेफ्ट वाली साइड की, तो वहां पर इस फंक्शन की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बोल दूं भैया ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो इस पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सारे नंबर होंगे। ठीक है, वहीं पर कहीं होगा माइनस 1, इस लाइन पर कहीं पर होगा माइनस 1, जिसको मैंने यहां पर लिख दिया भाई ये है x इज इक्वल टू माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू माइनस 1 के लेफ्ट की बात करूं तो x इक्वल टू माइनस 1 के लेफ्ट में वैल्यू क्या होगी, माइनस में। इसका मतलब यहां पर मॉड x प्लस 1 की वैल्यू होगी माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और अगर माइनस 1 के राइट में बात करूं तो वहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1। तो यहां पर क्या होगा, मॉड x प्लस 1 की वैल्यू होगी x प्लस 1। ठीक है, इस पूरी साइड में मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, x प्लस 1, और इस पूरी साइड में मॉड x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने लिखा सिर्फ मॉड x प्लस 1 के लिए। बिल्कुल सेम हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड x के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन मॉड x की डेफिनेशन चेंज होती है 0 पर। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से बड़ा, मतलब कि 0 के राइट साइड में, 0 के राइट साइड में मॉड x की वैल्यू क्या होगी, x, और 0 के लेफ्ट साइड में, 0 के लेफ्ट साइड में मॉड x की वैल्यू होगी माइनस x। तो हम 0 को ढूंढते हैं, तो देखो माइनस 1 यहां पर है, माइनस 1 से आगे जाएंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के राइट साइड में मॉड x की जो वैल्यू है, x इक्वल टू 0 के राइट साइड में मॉड x की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए x, तो इसकी वैल्यू होनी चाहिए x। ठीक है, और मॉड x की वैल्यू x इक्वल टू 0 के लेफ्ट में क्या होनी चाहिए, माइनस x। इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस x। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम इस डायग्राम को बनाए नंबर लाइन पर तो हमें यह पता चलेगा कि इस तरीके से हमने नंबर लाइन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से पार्ट्स बने वो देख लेते हैं। देखो, जो पार्ट बने वो क्या बने कि भाई माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 से 0 और 0 से लेकर इन्फिनिटी। ठीक है, 3 पार्ट हम लोगों के बने। एक तो बना माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 1 तक, एक माइनस 1 से लेकर 0 तक, एक 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे देखो। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं एफ एक्स की, तो एफ एक्स की डेफिनेशन अब चेंज हो जाएगी, इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनेगी।
किस तरीके से वो देखो। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं x इस वाले इंटरवल के अंदर है और अगर x इस इंटरवल के मतलब अंदर है, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1 से छोटी होने वाली है। इसका मतलब x की वैल्यू -1 से छोटी होगी, तो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे x इज लेस देन -1। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखने वाला है, पहला स्लैब है x इज लेस देन -1। ठीक है, अब दूसरे वाले की बात करें। अच्छा, x अगर इस इंटरवल में है, इसका मतलब होगा x की वैल्यू -1 के तथा 0 के बीच में है, -1 और 0 के बीच में है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं x इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब दूसरा जो स्लैब है हमारा वो ऐसा कुछ बनेगा, है ना। और तीसरा स्लैब की अगर हम बात करें x बिलोंगिंग टू दिस पॉइंट, इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे x ग्रेटर देन 0। ठीक, अच्छा ये तो हमने लिख दिया, है ना। अब बात आती है कि देखो इन तीनों ही इंटरवल्स की अगर मैं बात करता हूं, इन तीनों में ही ना तो 0 इंक्लूडेड है ना ही -1 इंक्लूडेड है, जबकि इस फंक्शन के डोमेन में -1 भी है 0 भी है। तो उनको इंक्लूड कैसे किया जाए वो अब हमें देखना है। अब देखो, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस फंक्शन की वैल्यू मॉड x प्लस 1 की वैल्यू -1 और उसके राइट में पॉजिटिव होगी, -1 और उसके राइट में पॉजिटिव होगी। तो राइट और -1 पर मतलब फंक्शन की वैल्यू लगभग एक जैसी होगी, एक ही टाइप की होगी, मतलब पॉजिटिव। तो राइट वाला पोर्शन और ये इंक्लूड होना चाहिए, तो इसमें मैंने लगाया इक्वल टू। ठीक है, -1 को इंक्लूड किया। क्यों किया, फिर से देखो, x इक्वल टू -1 और -1 के राइट में जितने भी पॉइंट है सब पर फंक्शन की वैल्यू मुझे पॉजिटिव लेनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू -1 और -1 से बड़ी जो वैल्यूज है x की, वो एक ही स्लैब में आनी चाहिए। बिल्कुल सेम तरीके से 0 को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, 0 के राइट वाले पार्ट में। ठीक है, अगर अब डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगी डेफिनेशन, देखो। अच्छा, अब देखो x इज लेस देन -1, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई -1 से छोटा पार्ट हमें लेना है, तो -1 ये रहा, -1 का से छोटा मतलब लेफ्ट में। तो -1 से लेफ्ट में अगर बात करें तो मॉड x की वैल्यू भी कितनी है, -x। तो इसके जगह मैंने लिख दिया -x माइनस। ठीक है, अब देखो -1 के लेफ्ट में मॉड x प्लस 1, मॉड x प्लस 1 जो है उसकी वैल्यू की बात करें वो भी माइनस है, तो यहां हो जाएगा +x प्लस 1। ठीक है, अब अगर -1 से 0 के बीच में बात करें तो -1 से 0 के बीच में देखो इस वाले पोर्शन में मॉड x की वैल्यू क्या है, -x। तो मैं मॉड x के जगह पर तो -x लिख देता हूं, यहां माइनस। और अगर इस वाले पोर्शन में मॉड x प्लस 1 की बात करें तो इस वाले पोर्शन में यह है पॉजिटिव, तो यहां पर मैंने डाल दिया पॉजिटिव x प्लस 1। ठीक है, इसके बाद अगर x ग्रेटर देन 0 की बात करें, मतलब x इक्वल टू 0 के राइट में बात करें, तो मॉड x की वैल्यू है x, तो मैंने यहां पर डाल दिया x माइनस। और इसके राइट में अगर मॉड x प्लस 1 की बात करें तो वो भी पॉजिटिव है, मतलब x प्लस 1। ठीक है, जिसको कि हम सिंप्लीफाई करें तो हमें ऐसा कुछ मिलेगा, -x और +x कैंसिल तो मिलेगा 1, अगर x लेस देन -1 हो। ठीक है, इसकी बात करें तो ये मिलेगा -2x - 1, अगर क्या हो -1 इज लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन 0 हो। ठीक है, और यहां से हमें मिलेगा -1 अगर क्या हो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो। तो ये हो गई हमारी fx की डेफिनेशन। तो अभी तक की प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया, इस फंक्शन को हम लोगों ने लिख दिया कैरेक्टराइज्ड फॉर्म में। तो अब हम आसानी से इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलेगा कि इस फंक्शन की डेफिनेशन सिर्फ 2 पॉइंट पर चेंज होती है, एक -1 और 0। इसका मतलब अगर यह डिसकंटिन्यूअस हुआ भी तो इन दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता है, अदरवाइज किसी पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा।
तो हम दोनों पर चेक करके देखेंगे, x इक्वल टू -1 पर भी और x इक्वल टू 0 पर भी। तो x इक्वल टू -1 पर देखते हैं, एट x इज इक्वल टू -1, ठीक है, क्योंकि देखो चेक कर रहे हैं x इक्वल टू -1 पर, तो a इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, a इक्वल टू -1 ले लिया। अब -1 पर LHL की वैल्यू देखूं, है ना, तो LHL जो होगा वो क्या होगा, LHL हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, मतलब कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -1 माइनस h। अब -1 माइनस h का मतलब हो गया -1 से स्मॉलर क्वांटिटी ना, -1 से स्मॉलर क्वांटिटी जो है वो आएगी इसमें, जिसकी की वैल्यू क्या है 1, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 1। तो LHL हमारे पास कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे RHL की। तो RHL की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h ना, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h का मतलब क्या, a तो -1 है, तो ये हो जाएगा f ऑफ -1 प्लस h। अब -1 प्लस h का मतलब हो गया -1 से बड़ी क्वांटिटी, -1 से बड़ी क्वांटिटी का मतलब -1 के राइट में, तो -1 के राइट में ये वैल्यू है जो कि क्या है -2, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां देखेंगे -2 x के जगह पर इसको डाल देंगे, फिर -1, ठीक है। अब यहां पर देखो इस लिमिट को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 1, तो RHL हमारे पास कितनी आई, RHL भी 1 आई, ठीक है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है f ऑफ a। f ऑफ a की बात करें तो f ऑफ -1, तो -1 देखो इस पार्ट में इंक्लूडेड है, तो वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 -1 और फिर -1, तो ये बचेगा 2 - 1 मतलब कि 1, तो f ऑफ a कितना आया, 1 आया। तो यहां से हमें ये पता चला कि LHL RHL, ठीक है, और f ऑफ a तीनों ही इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1। तो x इक्वल टू -1 पर हमें ये फंक्शन कैसा मिला, x इक्वल टू -1 पर कंटिन्यूअस मिला, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे 0 पर, और 0 पर चेक करने का काम आप लोगों का, आप चेक करने वाले हैं x इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पर भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा, और इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि इस फंक्शन का कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू 0 की, तो ये आप लोगों को करना है, डू योर सेल्फ, ठीक है। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एग्जिस्ट, तो कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो हम लोग यहां से लिख देंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हम लोगों ने क्या किया, पार्ट 4 देखा फॉर द सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1, और इस तरीके से ये एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश।